अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इससे पहले सेनेट इंतखाबात में ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल कभी देखने में नहीं आई जो इस साल नजर आ रही है। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर अहम समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन के बाद आज एडवोकेट जनरल सिंध ने भी वाज़ेह पोजीशन ले ली। आज की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 59 और 226 को मिलाकर पढ़ना होगा। खुफिया रायशुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन के खिलाफ वर्जी होगी। एडवोकेट जनरल सिंध सुल्तान तालिब ने दलाइल देते हुए कहा कि रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही गैर मुनासिब है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने सर पर बोझ नहीं उठा सकते। हॉर्स ट्रेडिंग का सबने सुना है, किसी के पास शवाहिद नहीं। अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आइन बजाते खुद एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। तो एडवोकेट जनरल सिंध ने मजीद दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात करना है। पोलिंग बूथ में ना रिश्वत चलती है, ना उम्मीदवार से कोई राब्ता होता है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ? क्या इलेक्शन रिजल्ट के बाद वोट का जायजा लिया जा सकता है? एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब देते हुए कहा कि गिनती के वक्त वोट को देखा जाता है, ताहम गिनती के वक्त वोट डालने वाले का इल्म नहीं होता। आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। एडवोकेट जनरल सिंध ने सवाल उठाया कि क्या ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आर्टिकल 226 इंतखाबात को खुफिया रखने का पाबंद करता है। आइन के तहत होने वाले इंतखाबात खुफिया होते हैं। काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत तरमीम चाहती है। काबीना के पास ये मामला था, लेकिन उन्होंने बोझ खुद नहीं उठाया, सारा बोझ उन्होंने अदालत पर डाल दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा एडवाइजरी है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा एडवाइजरी कैसे है? तो एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि अदालत सिर्फ उठाए गए सवालात के जवाब दे सकती है। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ सुना जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमें इन बातों से गर्ज नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत खुद को सियासत से बाला तर रखे, इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें। इलेक्शन एक्ट 2017 में सब कुछ मौजूद है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद सवाल किया कि क्या वोट की छानबीन की जा सकती है कि यह कानून के तहत कास्ट हुआ या नहीं? तो एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि बैलेट पेपर वोटर के हाथ में आने के बाद उसे कोई नहीं देख सकता। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट की सीक्रेसी सिर्फ बैलेट बक्स तक होती है। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कमीशन कैसे देख सकता है? शिकायत की सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन वोट की शनाख्त कर सकता है? इसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे दोबारा होगी। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए सीनियर वकला का एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, नशर उसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, आबिद साकी साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, आप चारों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आपसे शुरू करते हुए, इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन ले ली, अदालत करप्शन का रास्ता रोकने के लिए एक रास्ता चाहती है। क्या सीक्रेट बैलेट में कोई गुंजाइश निकल सकती है या इलेक्शन कमीशन का ये कहना ठीक है कि सीक्रेट का मतलब है हमेशा के लिए सीक्रेट और उसमें कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती? जी, मकसद तो यही होता, जो इसका आइडियोलॉजिकल मीनिंग है वो ये है कि सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि मंजर आम पे जो चीज़ ना आए, जो डिस्क्लोज ना हो सके। अगर उसकी सीक्रेसी वायलेट हो जाए तो वो फिर इनवैलिड हो जाती है वो बैलेट। तो इसलिए सीक्रेट बैलेट का मकसद ही प्रोटेक्शन है वोटर को, कि वोटर कल को उसके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो सके कि इसका वोट पकड़ा गया है, इसने किसी को वोट दिया, किसी को नहीं वोट दिया। इस मामले में वो जवाब देना हो ताकि वो बिल्कुल आज़ादी से और बिला किसी ख़तरे के वोट डाल सके। मगर जो किसी लेवल पर जाके इलेक्शन कमीशन की हद तक ही उसको ट्रेस किया जा सके ताकि जो वोटों की खरीदो फरोख्त है ये ना हो, क्योंकि ज़ाहिर जज साहिबान ने ये भी सवाल उठाया कि जो असेंबलियों में तनासुब है उसी हिसाब से सेनेटर मुंतखब हो। मगर एक जज साहब ही की राय थी कि फिर इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या है अगर उसी तनासुब से होना है? क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है? मैं नहीं समझता कि ये सारी बहस मेरे नज़दीक तो बिल्कुल गैर बेमानी सी हो रही है कि जी उस प्रपोर्शन में हो सके। फिर तो
वोटर की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप सिर्फ पार्टी क्या तनासब लेके उतनी तनासब के साथ उनको सीटें दे दें, जिस तरह ऑलरेडी हो रहा है माइनॉरिटी के सीटों पर या ख़वातीन की सीटों पर। वो यही हो रहा है कि वोटिंग तो नहीं हो रही। वो क्या करते हैं कि जितनी सीटें उसने ली हैं जनरल इलेक्शंस में, उसी तनासब के साथ ख़वातीन की सीटें उनको एलोकेट हो जाती हैं, माइनॉरिटी की सीट एलोकेट हो जाती हैं। इससे तो ये मतलब हुआ कि ये इलेक्शन नहीं होगा, ये तो सिर्फ एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा। तो लिहाजा ये अपर हाउस बगैर इलेक्शन के इलेक्ट होना तो बड़ी नामुनासिब चीज़ है कि उसको सिर्फ नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बलियों में जो तनासब है सीटों का, उसके मुताबिक सेनेटर्स भी उसके नॉमिनेट कर लिए जाएं, तो ये नामुनासिब होगा। ये वैसे उन ऑब्जर्वेशन जजेस तरह तरह की देते हैं। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती कि इतने दिन से क्या बहस सुनी जा रही है। आइन तो बड़ा वाज़ेह है, 226 में कहा गया है कि सीक्रेट बैलेट होगा, और अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो उस आइन को तब्दील करना पड़ेगा और उसकी जगह आपको ओपन बैलेट के लिए आइनी तरमीम लानी पड़ेगी। ये ऑर्डिनेंस से या आम लेजिस्लेशन से ये मसला हल नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग जो है वो दर हकीकत जमहूरियत की रूह का हिस्सा है। कोई ये बात ना करे कि जी ओपन बैलेटिंग हो, इसका मतलब यह है कि आप जमहूरी असूल में के साथ नहीं हैं। जो जमहूरी असूल ये है कि वोटर को अपना इंडिपेंडेंटली अपने कॉन्शियस के मुताबिक बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी लालच के वोट डालने की इजाज़त दी और मौका दिया जाए। रशीद रिजवी साहब, मगर बहरहाल अब 3 सूबे हैं जो ये सदारती ऑर्डिनेंस के हक में हैं। सिंध खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी आईनी अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है। अदालत रास्ता चाहती है और अदालत का ये कहना है कि जी करप्शन ना हो और सेनेट के इलेक्शन सही तरीके से हो सके। आपके ख्याल में सीक्रेट बैलेट की डेफिनेशन के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है कि किसी ना किसी लेवल पर ट्रेस हो जाए? मैं नहीं समझता शाहजेब साहब की सीक्रेट बैलेटिंग की उसमें आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को ले आएँ या शो ऑफ हैंड्स को ले आएँ। सीक्रेट बैलेटिंग जो है वो इन परपिचुइटी है, हमेशा के लिए है। वो वोट, मैं एक ऑब्जर्वेशन अखबार में पढ़ रहा था कि सीक्रेट बैलेटिंग सिर्फ बैलेट बॉक्स तक है, उससे निकल के बाहर काउंटिंग के बाद उसकी सिक्रेसी ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल गलत तस्वुर है इसका, ये तासुर बिल्कुल गलत दिया जा रहा है। जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि ये तो हमेशा के लिए परपिचुइटी में रहेगी इसकी सिक्रेसी। और जब ये बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की, तो उसमें तो इंडिविजुअल लड़ेगा नहीं, कैंडिडेट होगा नहीं इंडिविजुअल, फिर तो पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस होंगे कि जितने पार्टी को प्रोपोर्शन वोट मिलेंगे उस लिहाज से कैंडिडेट उनके परसेंटेज से सेनेट में आएंगे। और उसमें भी शो ऑफ हैंड नहीं होगा, उसमें भी वोट होंगे, बैलेटिंग होगी। तो इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल यूरोप में हॉलैंड है, जिसे नेदरलैंड कहते हैं। वहाँ पे भी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे पार्टीज को वोट दिए जाते हैं थ्रू सीक्रेट बैलेट, नॉट थ्रू शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड वो किस तरह से ला सकते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की आड़ में, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अशरफ साहब, ज़ाहिर मामला शुरू हुआ था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हो सकता है, मगर बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि जो सीक्रेट है वो हमेशा के लिए सीक्रेट है, या सिर्फ वोटिंग के अमल तक सीक्रेट है, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन देख सकता है, बाकी कोई ना देखे, ताकि करप्शन रुके और शिकायत पर ट्रेस हो सके। आपके ख्याल में निकल सकती है कोई गुंजाइश? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहने के बावजूद भी बार बार यही पोजीशन ली है कि नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल आईनी पोजीशन है, एक आईनी इदारे की एक आईनी पोजीशन जो आइन के मुताबिक है। उनका जो भी इस्तदलाल मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो डिबेट चल रही है, मैं उससे मुतफिक हूँ। जो सीक्रेसी की बात है वो एम्बेडेड है आपके फंडामेंटल राइट में, और ना सिर्फ वो फंडामेंटल राइट है, वो एक ह्यूमन राइट है, और वो आपके आइन में आर्टिकल 19 है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ तकरीर करना ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अपनी राय का इजहार करना है, चाहे वोट के जरिए हो, चाहे वो तकरीर के जरिए हो, चाहे तहरीर के जरिए हो। सो आप
क्या फंडामेंटल राइट स्ट्रिप करना चाहते हैं लोगों के बाय सेइंग कि आपके वोट जो हैं वो बिल्कुल आया होंगे, आज नहीं तो कल जरूर हो सकेंगे? ऐसा नहीं है। सवाल जो है उसका जवाब मुझे तो अभी तक किसी ने मुझे नजर नहीं आया। हामिद खान साहब से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि जो डिबेट हो रही है वो शायद पॉइंट के ऊपर है ही नहीं। डिबेट चल रही है करप्शन पे, करप्ट प्रैक्टिसेस पे। डिबेट किस पे होनी चाहिए कि क्या सेनेट के इलेक्शंस आइन के तहत हैं या आइन से मुबर्रा है या मावरा है, मुबर्रा या मावरा। अब आइन क्या कहता है सेनेट के बारे में? आइन कहता है कि सेनेट की बॉडी होगी, उसके में अरकान होंगे, उसका इलेक्शन होगा और उसके अंदर किस तरीके से 6 बरस की उसकी मियाद होगी, किस तरीके से बाई इलेक्शंस होंगे। तो ये एक आईनी इदारा, एक उसका जिसका ढांचा आईनी, उसको 226 में लिखा है कि तमाम के तमाम इलेक्शंस जो आइन के तहत वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। वो तो फिर क्या तय क्या हुआ कि ये इदारा एक आईनी इदारा है, इसकी हैत आईनी है और उसको इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है वो उसके अंदर इलेक्शन कराता है। तो फिर सवाल तो का जवाब तो कोई नहीं दे रहा। बात तो कहीं और डिबेट चली गई है। डिबेट ये चली गई है कि बैलेट पेपर जो है उसके ऊपर क्या बार कोड लगा दें या उसके ऊपर कोई नंबर लिख दें जो काउंटर फाइट के साथ कर दिया जाए। देखिए, कोई इसमें बहस तलब बात है ही नहीं। खुद उन्होंने आईनी तरमीम डाली, फिर रेफरेंस डाल दिया, फिर रेफरेंस की पेंडेंसी में एक ऑर्डिनेंस डाल दिया। तो अब हम आइन में नहीं है, अब हम कानून में नहीं है, अब हम जहन में है। और ये एक ऐसी सिचुएशन, एक हिजान क्रिएट कर दिया गया और जग हसाई हो रही है। जब आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या आपकी गवर्नमेंट खुद लिख के सबसे बड़ी कोर्ट में कह रही है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, नोटों की लेन देन होती है, वोट बिकते हैं, तो हम अपने आप को दुनिया में क्या बता रहे हैं? ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है भाई। मैं इस वाले नुक्ते पर भी आता हूँ। अब आबिद साकी साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, जो ये कह रहा है कि सीक्रेसी हमेशा के लिए होती है, जो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट है जो आइन की तशरीह करती है। वो क्या ये जो सीक्रेसी का मामला है इसमें कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने के लिए अगर गुंजाइश निकालती है तो क्या वो भी आईनी नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मेरे सीनियर दोस्तों का नुक्ता नज़र है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। और जो आर्टिकल 226 है उसकी मौजूदगी में ये तसव्वुर भी नहीं कायम किया जा सकता कि इलेक्शंस जो हैं वो ओपन बैलेटिंग से या शो ऑफ हैंड से होंगे। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शंस के अलावा बाकी तमाम जो आइनी इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। और ये आइन में लिखा हुआ है, किसी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में नहीं है। और ये आइन में लिखने का और इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही ये था कि जो जमहूरियत की एक बुनियादी रूह है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट को मेंटेन रखा जाए, लोगों को बेनकाब ना होने दिया जाए कि उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ को किस तरह इस्तेमाल किया। ये उनका इंडिपेंडेंट राइट है कि वो सीक्रेसी को मेंटेन करके रखें। तो ये तसव्वुर बिल्कुल बेबुनियाद है कि किसी भी आइनी इंतखाबात को आर्टिकल 226 की मौजूदगी में ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से किया जा सकता है। और इस पर जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो कम्प्लीटली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं उसको बिल्कुल जायज़ और मुनासिब समझता हूँ उनके इस मौक़िफ़ को, और वही मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट का एक डिक्टेटोरियल माइंड सेट है जो आपको पिछले 3 साढ़े 3 साल से नज़र आ रहा है
कि वो जो आइन के तहत बने हुए इदारे हैं उनकी कोई उनके नज़दीक कोई तकद्दुस की या अहमियत नहीं है उनके नज़दीक। वो जब चाहते हैं वो थ्रू ऑर्डिनेंसेस अपनी मर्ज़ी और मंशा को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। वो काम भी वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ले रहे हैं जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं हो सकता। वो इक़दामात भी ऐसे किए जा रहे हैं जो आइन के रूह के और आइन की सरीहन जो प्रोविजंस हैं उसके मुनाफी हैं, तो वो भी वो थ्रू ऑर्डिनेंस किए जा रहे हैं। तो ये इनफैक्ट अनडेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी इन बातों को। हामिद खान साहब, जब अटॉर्नी जनरल मुल्क के कहें सुप्रीम कोर्ट के आगे कि इस्लामाबाद में लोग इस वक्त नोटों से भरे बैग के साथ बैठे हैं, तो फिर अदालत क्या करे? जब उसका हल भी मांगे कि जी इस काम को रोकें, तो अदालत क्या करे? देखिए, बात यह है कि अगर आपको पता है कि लोग पैसे के ढेर लिए बैठे हैं, नोट उठाए फिर रहे हैं, उनको पकड़ लें। आपको किसने रोका है? उनके खिलाफ मुकदमा बनाएं, उनको आज अरेस्ट कर लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, डिस्क्वालीफाई करवाएं उनको। ये तो कोई बहाना नहीं है कि वो पैसे लिए बैठे हैं इसलिए आप जो इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से मत कराएं। वो तो आपका फ़र्ज़ है, वो तो एक कानून की वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं। उनके खिलाफ तो फिल फौर इलेक्शन का इंतजार क्यों करना? अभी इसी खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको इल्म है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पैसे उठाए फिर रहे हैं, तो अभी से कर लें, ये काम मसला अभी हल हो सकता है। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? सिर्फ एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर या एक अफवाह की बुनियाद पर आप एक निज़ाम जो है, वोटरों का निज़ाम जो है, उसको ख़राब करना चाहते हैं, उसको गैर जमहूरी करना चाहते हैं, जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। ये कोई बहाना नहीं है। आप पकड़ लें उनको जो ये कर रहे हैं, और बाद में भी हो सकता है, बाद में भी अगर जो आपके नॉलेज में आता है कि फ़लाँ कैंडिडेट ने पैसे दिए हैं, फ़लाँ वोटर ने पैसे लिए हैं, उन दोनों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, सीट विकेट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये उसके लिए ये कोई जवाब नहीं बन रहा कि आप उसकी वजह से ओपन बैलेटिंग जो है उस पर जोर दें। रिजवी साहब, आप बताइएगा, रिजवी साहब, क्या करे अदालत जब इस वक्त अटॉर्नी जनरल उनको जाके बता रहे हो कि जी पैसे इस तरह चलते हैं, दुबई, लंदन और इस्लामाबाद में लोग नोटों के बैग लेके बैठे हुए हैं? देखिए, ये काम जो है, जो करप्शन के चेक करने के इदारे हैं उनका है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि उस पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेस करे, डिस्टॉर्ट कर दे कि जी करप्शन हो रहे हैं। जैसे अशतर औसाफ साहब ने बात की थी फ्रीडम ऑफ थॉट की। एक वोटर ये समझता है कि उसकी पार्टी में एक पैराशूटर आ गया है, वो उसको वोट नहीं देगा, उसके मुकाबले में दूसरा उम्मीदवार अच्छा है, तो क्या उसको आप कहेंगे कि इसने भी करप्शन की है? फ्रीडम ऑफ थॉट को किस तरह से आप प्रिवेल करने देंगे? ये बातें आप देखें, 2018 से इनके पास वीडियो थी, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। उनके अपने पार्टी के वजीर रहे हैं, उस केपी के हुकूमत में वजीर रहे हैं, और अब जाके उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो ये कभी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्हें यकीन है हुकुमरान जमात को कि वो उनके उम्मीदवारों में वो चार्म नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है जो अपोजिशन के आ रहे हैं, ये कहीं बिक ना जाए, ये कॉन्शियस पे उनको वोट ना डाल दें। वो उस खौफ में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि उन पर ये रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि वो किसी तरीके से उनके वोट ट्रेस हो और वो अपने फ्रीडम ऑफ थॉट को इन्वोक ना कर सकें। अशरफ साहब, क्या किया जाए? क्योंकि आप ही कह रहे थे कि ये जगहसाई हो रही है, मगर बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने ये बात अदालत के आगे कही है, तो फिर अदालत क्या करे? जी हाँ, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अदालत के पास जो सवाल है वो ओपिनियन के लिए है, ये एडवर्सरी यूरिसडिक्शन नहीं है, ये ज़ैद बनाम बकर नहीं है। ये एक आईनी सवाल उठाया गया है और वो सवाल जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है। सवाल ये है कि सेनेट के इलेक्शंस क्या आइन के तहत हैं या नहीं, उसका जवाब देना है। और अगर अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास सबूत मौजूद है कि लोग पैसे लेके नोटों के सूटकेसेस भर के बैठे हुए और वो नहीं गवर्नमेंट कुछ कर रही, तो ये नैबेबल ऑफेंस है। नैबेबल ऑफेंस नैब में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास इख्तियार है और उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता एक जुर्म को रोकने के लिए, तो वो भी नैब ज़दा हो जाएगा। सो ये हुकूमत भी अब नैब ज़दा बन गई। ये स्टेटमेंट दे के कि हमें पता है
कि लोग नोट लेके बैठे हुए हैं। तो भाई वो अगर आपको पता है तो आप चुप करके क्यों बैठे हुए? सुप्रीम कोर्ट पर तो नहीं आप जाके ये बात करते कि सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत दे, आपको किसी की इजाजत नहीं है, लेने की इजाजत नहीं है। गो अहेड एंड डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। और अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उसका एक रास्ता है आइन में, उसका पिटिशन की जा सकती है, उसके ऊपर सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, 63A में कोई पाबंदी नहीं है कि आप सेनेट के इलेक्शन में जो आपका पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है उसकी हिदायत के मुताबिक वोट दें, बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी ने वोट दे दिया और वो ट्रेस भी हो गया है तो भी आप उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके बुनियादी हक है। और आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक सिलेक्शन होगी, तो व्हाई डू वी हैव देन इलेक्शंस? इलेक्शंस की जरूरत क्या है? एक लिस्ट दे दीजिए और उसके मुताबिक आपके सेनेटर्स हो जाएंगे। पर हेवन से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, नाम तराजी से नहीं। आप बुरा भला कह रहे हैं अपने एमपीएस को, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर एमपीएस। आप कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अपने एमपीएस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? पर हेवन से हैव अ हार्ट। साकिब साहब, आप बताइएगा इस हवाले से। अब ज़ाहिर मामला तो कॉन्स्टिट्यूशनल उठाया गया था, मगर बात करप्शन की हद तक चली गई है और अदालत के सामने रख दी गई है, अटॉर्नी जनरल के सामने रख दी गई है। क्या करे अदालत? अदालत के पास ये इख्तियार समाअत ही नहीं है इस केस में। आर्टिकल 226 की मौजूदगी में फर्दर इंटरप्रिटेशन कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है जिसके लिए अदालत से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वोक की जा रही है, ये ऑर्डिनेंस किए जा रहे हैं, या अदालत के सामने जाके तो ये रोना पीटना एक ज़ाहिरी तौर पर एक कॉस्मेटिक जो एक स्टाइल से ये बात की जा रही है गवर्नमेंट के बिहाफ से, ये बड़ी बेमानी बातें की जा रही हैं। और इसमें मेरी ये गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट को वक्त ज़ाया किए बगैर इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। और जो आइनी मौक़िफ़ इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 226 के वो ऐन मुताबिक है। और जैसे तमाम पैनलिस्ट सीनियर दोस्तों ने कहा, मैं भी उनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये नॉन इशू है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ये ऐलान कर देना चाहिए कि ये आइनी इलेक्शन 226 आर्टिकल के तहत सीक्रेट बैलेट होगा और उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई इबहाम और मज़ीद किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी सीनियर बुकला की और वो राय आपके सामने है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में हुआ और आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुशाहिदुल्लाह खान को पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूत आवाज़ समझा जाता था और वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के हवाले से सख्त और बेबाक मौक़िफ़ रखते थे। इसी वजह से एक बार जेल भी गए और इसी वजह से दूसरी बार वजारत भी छिन गई। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराकर इक़्तिदार पर कब्जा किया तो मुशाहिदुल्लाह एहतजाज करने वाले अव्वलीन रहनुमाओं में शामिल थे। उन्होंने रीगल चौक कराची में एहतजाज किया, आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिस पर तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो वो काबीना का हिस्सा बने, मगर 2015 में जब वो वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली थे तो 2014 के धरने में उस वक्त के DG ISI के किरदार के हवाले से एक बयान दिया, जिस पर पार्टी ने मुशाहिदुल्लाह से इस्तीफ़ा मांग दिया और उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दे भी दिया, मगर वो पार्टी से जुड़े रहे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनका अंदाज़े बयां था। वो अपनी गुफ्तगू में शायरी का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे, ख़ासतौर पर सेनेट में अपने मुखालफिन को शायराना अंदाज में जवाब दिया करते थे। टॉक शोज़ में भी शायरी से जवाब देते थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। IMF प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत को अगले माली साल के लिए 6000 अरब रुपए से जायद का टैक्स इकट्ठा करना होगा, जो इस साल के टारगेट से 28% या 1300 अरब रुपए ज्यादा होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF से हुए मुआहदे के मुताबिक हुकूमत 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगी, जबकि 600 अरब रुपए का मजीद टैक्स मौजूदा इकदाम से इकट्ठा किया जाएगा। और इतना बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए तनख्वाहदार तबके और कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्स के बोझ में मजीद इजाफा किया जाएगा। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वजारत खजाना के जराये का कहना है कि हुकूमत तकरीबन 360 अरब रुपए का मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना भी खत्म कर देगी। खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से कम अज कम टैक्स आमदनी जो बिजनेस करने वाले अफराद के लिए 4 लाख रुपए और तनख्वाहदार तबके के लिए 6 लाख रुपए है, उसे भी बदलने का कहा है।
साथ ही ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत को इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और प्रोफेशनल इनकम टैक्स के अलग अलग रेट्स को बदलकर उसे रेगुलर इनकम टैक्स रिजीम में लाने का कहा है, जिससे इन मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी पर भी टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। खबर के मुताबिक ज़राए का दावा है कि तकरीबन 4 दर्जन इनकम और सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि IMF ने मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द को बताया कि पाकिस्तान का मौजूदा डेट टू GDP रेशो जो 87% पर पहुंच गया है और वो 10% के टैक्स टू GDP रेशो के साथ कायम नहीं रह सकता। खबर में यह भी बताया गया है कि IMF अगले माली साल के लिए 6,600 अरब रुपए टैक्स का टारगेट देना चाहता था, मगर पाकिस्तानी वफ्द उस पर राजी नहीं हुआ। साथ ही FBR ने मौजूदा माली साल का टारगेट 4,900 अरब रुपए से कम करके 4,550 अरब रुपए करने का कहा, मगर IMF उस पर राजी नहीं हुआ और 4,700 अरब रुपए के टारगेट पर इत्तफाक हुआ। साथ ही आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत एक सदारती ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट में बिल के जरिए 150 से 200 अरब रुपए की कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस को खत्म करने पर गौर कर रही है, मगर अब तक फैसला नहीं कर पाई है। मगर हुकूमत ने यह काम अगले माली साल के बजट से पहले करना है ताकि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुतमईन कर सके। खबर के मुताबिक FBR समझता है कि इसका इतलाक अगले माली साल से ही होगा, तो बेहतर है कि एग्जेम्पशन अगले माली साल के बजट में ही खत्म की जाए, मगर IMF मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक इस तरह उनके लिए अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को प्रोग्राम की बहाली के लिए मनाना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये टारगेट मुमकिन हो पाएगा? अशफाक तोला साहब माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, आप ही ने लिखा था कि 4,600 अरब रुपए तक मैक्सिमम इस साल अचीव कर लेंगे। FBR ने भी यही बताया, 4,700 अरब रुपए का टारगेट मिला, तकरीबन 4,550 अरब बचाया, मगर अगले साल के लिए 6,000 अरब रुपए आपके ख्याल में मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मेरे ख्याल से मैंने अभी आपके अखबार में लिखा था कि मिथ और रियलिटी, तो अगेन ये मुझे मिथ ही नज़र आ रही है। पहले भी अगर आप देखेंगे 4,550 अरब ये जब कह रहे हैं, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि 4,600 अरब मैक्सिमम ये जा सकते हैं। और मैं पहले भी, इससे पिछले साल भी अगर आपके प्रोग्राम में मैं ये कह चुका हूँ कि पहले भी जो टारगेट सेट किए जाते थे, मेरा ख्याल है वो रियलिटी पे मबनी नहीं है। ये कहना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा कि हमारी मईशत में इतनी जान नहीं है कि 6,000 अरब हम कलेक्ट ना कर सकें, मगर जिन सोर्सेज से हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं अब उनमें शायद इतनी जान नहीं रही है कि 6,000 अरब का टारगेट आपको पूरा करके दें। देखिए, अगले साल आपकी जो GDP जो बढ़ेगी, और ये जो टारगेट कर रहे हैं कोई 11-12% ऑफ योर GDP, मेरा ख्याल है 1.5 से 2% ऑफ योर GDP अगर आप इंक्रीमेंटल टारगेट रख रहे हैं तो ये नामुमकिन होता है। जब अच्छी मईशत थी, जब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, 3 या 4% की जब ग्रोथ आपकी मईशत में थी, और जब 5% भी ग्रोथ हुई तो टैक्स टू GDP आपका जो था वो 1% होता था। मगर अब जब आप 2 से 30% देख रहे हैं मईशत की आपकी मजमूई कौमी पैदावार, तो मेरा ख्याल है ये तसव्वुर भी करना कि नई जो आपकी मईशत अगर 5,000 अरब या 6,000 अरब से बढ़ती है GDP, तो 1,290 अरब का कलेक्ट करना टैक्स, यानी 21% ऑफ योर इंक्रीमेंटल GDP, ये एक ख्वाब है जो शर्मिंदा होता है, उसकी ताबीर नहीं होती। वैसे मगर हुकूमत क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स की बात करती थी, अभी जो हुकूमत कर रही है उसमें आपको टैक्स रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं कि नए एवेन्यूज से टैक्स इकट्ठा हो, ना कि मौजूदा जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर मजीद बोझ पड़ जाए? शाहजेब, जो नए टैक्स पेयर्स आए थे दूसरी एमनेस्टी में, जो इस रिजीम की पहली एमनेस्टी थी, उसने कोई खातिर ख्वाह आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं की है। अब आप देखें, अब आप एक तरीका कार भी बदलेंगे, नए टैक्स पेयर कितने आप ढूंढेंगे, और जो ढूंढेंगे देखिए कोई बड़ा टैक्स पेयर तो भी मिसिंग नहीं है। अब जब जाते हैं नादरा का डेटा का, मैं 8-10 साल से सुन रहा हूँ कि नादरा का डेटा आ रहा है, ये मेरा ख्याल है इस वक्त अगेन एक सिर्फ मेरा ख्याल है ख्याली पुलाव है हमारे जो हम पका रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए आपके टैक्स पोटेंशियल है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि टैक्स पोटेंशियल नहीं है। देखिए, आप मिसाल लें टर्की की, आप मिसाल लें दूसरे कंट्रीज़ की, वहाँ उन्होंने एक्शन प्लान क्रिएट किए थे कि आप किस तरीके से अपनी पैरेलल इकोनॉमी को ऊपर ले आएंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे टैक्सेशन रिजीम में। तुर्की की मैं मिसाल देता हूँ, अगले 2 सालों में वो 770 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं सिर्फ इस एक्शन प्लान को कि वो इकोनॉमी उनको कैसे इंसेंटिवाइज करें कि उनको आप लेके आए मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, उसकी वजह से आपका टैक्सेशन बेस बढ़े। देखिए, वो 23.1% पे आ गए,
और मैं ये समझता हूँ आपकी इकॉनमी में भी जान है, मगर ये आपको बाइफर्केशन और ये तमीज़ ठीक करनी पड़ेगी कि ये जो बिल्कुल टैक्स पे नहीं कर रहे उनको आप छूट दिए जाएं, और जो टैक्स पे कर रहा है बेचारा उसको आप और मेरा ख्याल है रगड़ा दें। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, और जिसको हम इकॉनमी में कहते हैं डेड वेट लॉस, ये एक डेड वेट लॉस क्रिएट हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये 4700 अगर अरब कर गए, चले मारा मारी करके एडवांसेस लेके भी अगर आप करके जाएंगे तो अगले साल इसमें मज़ीद जान नहीं रहेगी, और मैं नहीं समझता हूँ कि आप 5000 या 5100 से ऊपर जा सकेंगे। अब आप कितना बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? आप डिविडेंड पे 20% लेके जाएंगे तो फिर वही कंपनी में जो आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी, वो एक्टिविटी ड्विंडल होगी। तो सारी एक्टिविटीज़ ड्विंडल होती हैं, आपको नया कैपिटल अवेलेबल नहीं होता। आप मार्कअप बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंगुलेट और सफोकेट हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता ये तरीके हैं या ये तरकीबें हैं जिसके तहत आप टैक्स बेस को बढ़ाएं। आपको सोल सर्च करनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है, आप टैक्स रिफॉर्म्स करें। बहुत शुक्रिया शफाकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौसम सरमा में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के मिशन पर मौजूद पाकिस्तानी कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों की मौत की तस्दीक हो गई है। आज स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने इस अफसोसनाक खबर की तस्दीक की और साजिद सतपारा ने बताया कि मुझे और कई दूसरे कोपहमाओं को यकीन है कि मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम को K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया होगा, और जिस बुलंदी पर यह हादसा हुआ होगा वहाँ चंद घंटों से ज़्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। साजिद सतपारा ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। मोहम्मद अली सतपारा का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्कर्दू से था। मोहम्मद अली सतपारा को एजाज़ हासिल था कि उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 8 चोटियाँ सर कर रखी थीं, जिनमें से 4 उन्होंने 1 साल में सर की थीं। इसके अलावा मोहम्मद अली सतपारा ने नांगा पर्वत को पहली बार सर्द मौसम में सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ये कारनामा 2016 में सर अंजाम दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मीटू मुहिम और जिनसी हिरासानी के हवाले से भारतीय अदालत ने एक तारीखी फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि जिनसी हिरासानी के वाक़यात किस तरह मुतासरीन की खुद मुख्तारी और उनकी खुद एतमादी पर असरअंदाज होते हैं। ये केस है भारतीय सहाफ़ी प्रिया रमानी का, जो 2018 से कानूनी जंग लड़ रही थी क्योंकि उन्होंने जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया तो बाअसर सियासतदान ने उन्हीं के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा कर दिया, जो अब प्रिया रमानी जीत गई हैं। दुनिया भर की तरह 2018 में जिनसी हिरासानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की मुहिम मीटू भारत में भी चली। इस मुहिम में कई बॉलीवुड स्टार्स और अहम शख्सियात ने खुद पर बीतने वाले वाक़यात बयान किए। उनमें एक नाम भारतीय सहाफ़ी प्रिया रमानी का भी था, जिन्होंने उस वक्त के भारतीय नायब वज़ीर ख़ारजा MJ अकबर पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया। प्रिया रमानी ने दावा किया कि MJ अकबर ने दिसंबर 1993 में, जब वो एक अखबार के एडिटर थे, उस वक्त मुंबई के एक होटल में उन्हें नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान जिनसी तौर पर हिरासा किया था। प्रिया रमानी ने इल्ज़ाम लगाया कि MJ अकबर ने न्यूज़ रूम के अंदर और बाहर उनके साथ गैर मुनासिब हरकतें की। अपने साथ 1993 में पेश आने वाले इस वाक़े को प्रिया रमानी 2018 तक मंजर-ए-आम पर नहीं लेकर आई, ना ही MJ अकबर का नाम लिया। फिर प्रिया रमानी ने इस वाक़े पर 2017 में भारतीय मैगजीन में टू दी हार्वी वाइनस्टीन्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से एक मजमून लिखा, जिसमें इस वाक़े का हवाला तो दिया मगर किसी का नाम नहीं लिया। 2018 में जब भारत में मीटू मुहिम उरूज पर थी तो उस वक्त प्रिया रमानी ने अपने इसी आर्टिकल को ट्विटर पर शेयर करते हुए MJ अकबर का नाम लिया और अपने साथ होने वाले पूरे वाक़े को बयान कर दिया। प्रिया रमानी उस वक्त वाहिद खातून थी जिन्होंने MJ अकबर पर इल्ज़ाम लगाया। प्रिया रमानी के बाद दीगर खवातीन को भी हौसला मिला और प्रिया के बाद 20 और खवातीन ने भी MJ अकबर पर इसी नौयत के इल्ज़ामात लगाए। मगर उस वक्त MJ अकबर सहाफ़त छोड़कर सियासत में आ चुके थे, हुकूमत का भी हिस्सा थे। MJ अकबर ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि अगर कोई ये तवक्को रखे कि वो माफ़ी मांगेंगे या इस्तीफ़ा देंगे तो ये बहुत बड़ी भूल है। फिर MJ अकबर ने प्रिया रमानी पर हत्या के इज्जत का दावा कर दिया और इल्ज़ाम लगाने वाली दीगर खवातीन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। मगर जब दबाव बढ़ा तो MJ अकबर ने अक्टूबर 2018 में इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि उनका प्रिया रमानी के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस भारतीय अदालत में चलता रहा। MJ अकबर की वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमानी के इल्ज़ामात की वजह से MJ अकबर की मुआशरे में इज्जत को नुकसान पहुंचा है, जबकि प्रिया रमानी ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का दिफा किया।
ये केस 3 साल तक भारतीय अदालत में चलता रहा और फिर कल भारतीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया और प्रिया रमानी के खिलाफ हतक इज्जत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने लिखा कि जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने से खुद मुख्तारी और खुद एतमादी पर फर्क पड़ता है और उसमें कमी आती है। किसी शख्स की साख की हिफाजत किसी की इज्जत की कीमत पर नहीं की जा सकती। अदालत ने लिखा कि किसी भी खातून को किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत के इजहार का हक हासिल है। खवातीन के पास जिनसी हिरासानी के वाक़े के दहाइयों बाद भी अपनी बात सामने लाने का हक है। ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि जिनसी हिरासानी के ज़्यादातर वाक़यात बंद कमरों में होते हैं। बदनामी और किरदार कशी के डर से ज़्यादातर खवातीन खामोश रहती हैं। जिनसी हिरासानी का शिकार खवातीन कई सालों तक खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो जिनसी हिरासानी का शिकार हुई हैं और वो अपने आप को ही कसूरवार समझती हैं। मुआशरे में मकबूल शख्स भी जिनसी ज्यादती कर सकता है। मुआशरे को यह समझना होगा कि जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का मुतासरीन पर क्या असर होता है। केस जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रिया रमानी का कहना था कि मेरी जीत से दीगर खवातीन को खुलकर बोलने का हौसला मिलेगा और ताकतवर लोग मुतासरीन को अदालत में घसीटने से पहले 2 बार सोचेंगे। भारतीय अदालत के फैसले को तारीखी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दीगर खवातीन के लिए मिसाल बनेगा क्योंकि इस फैसले के बाद एक तरफ खवातीन को हिरासा करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला मिलेगा, बल्कि ताकतवर और हिरासा करने वाले अफराद भी किसी के इल्ज़ाम पर उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई, मुकदमे और उसको अदालत में घसीटने से पहले सोचेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।